हम लोग जो थे, हमारे ख़ानदान में कभी किसी मर्द ने भी नौकरी नहीं की थी। वालिद और हमारे चचा वगैरह सारे वो सब जुदा जुदा हो गए। अब जब जुदा हो गए, अब बड़े जुदा हुए, फिर छोटे भी जुदा हो गए, तो ज़ाहिर जब हर फैमिली अलग हो गई तो क्राइसिस आ गए। तो मेरे अब्बू ने मुझे सोने की 2 चूड़ियाँ 2 तोले की डाली हुई थी, वो मैंने बेची और मैंने सिलाई मशीन ली, कढ़ाई वाली मशीन ली, बटन बनाने वाली मशीन ली, पाँचे बनाने वाली मशीन ली। पाँचे बनाते हैं, उस वक़्त पाँचे कढ़ाई करते थे। तो फिर मैंने जो है वो सिलाई सीखी। सिलाई सेंटर से जाके, हमारे ठुल में सिलाई सेंटर होता था, मिस यास्मीन होती थी, बड़ी बेहतरीन टीचर थी, तो उनसे सीखी। फिर मैं सिलाई करती थी, दिन में 4 से 5 जोड़े सीती थी। बटन बनाती थी, उस वक़्त वो मशीन में डाल के ना बटन बनाते थे, डबल बटन करके कपड़े वाले। फिर पाँचे बनाती थी। फिर टेलर जो बाज़ार में होते थे या औरतें, वो मुझे पाँचे भेजती थी, वो बनाती थी। तो इस तरह मैंने बच्चों को पढ़ाया। और मेरा शौहर जो है वो होटल चाय खाने का चलाता था। ज़ाहिर है इतना बड़ा ख़ानदान था तो गुजारा नहीं होता था। तो 95 में जब मैं आई, 95 में 1995 में, तो मुझे पता चला कि ये नौकरी आई है लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की। तो मैंने अप्लाई किया। तो मैं और मेरे शौहर गए वहाँ ऑफ़िस, जेकाबा DHO ऑफ़िस में। तो इंटरव्यू देकर आए। इंटरव्यू तो अच्छा हो गया। जब घर वापस आए तो शाम को जब मेरा शौहर घर आया तो कह रहा है नहीं करनी ये नौकरी। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं करनी? तो कह रहा है नहीं ये गंदी नौकरी है, ऐसे फलाटी। मैंने कहा किसने कहा? कह रहा है वो उसने मुझे कहा है, पड़ोस में होता था। फिर 1 साल गुजर गया, 1995 गुजर गया। 96 में फिर जॉब्स आई। फिर ज़ाहिर है सिलाई इतनी, 5-5 सूट, फिर 4-5 बच्चे, फिर घर का सारा काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और इतना गुजारा भी नहीं होता था। बच्चों की तालीम पे भी मैं नहीं फोकस कर पा रही थी। तो 1996 में फिर मैं गई, ज़बरदस्ती इसको मना शना के लेकर गई। तो गई तो आगे DHO ऑफिस में वही डॉक्टर अपनी बहन और बीवी को लेके खड़ा था। तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और मैं लेकर गई। मैंने कहा ये देखो, पिछले साल यही तो मैं कह रहा था कि ये गंदी नौकरी है, ड्राइवर के साथ अकेली घूमेगी, ये होगा वो होगा, और आज देखो वो अपनी बीवी और बहन को लेके खड़ा है। तो जब मेरे शौहर ने देखा तो खामोश हो गए। फिर वो उस साल फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई और फिर लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र मैं बनी इस तरह। तो मैं नहीं समझती कि आपको अगर मौका मिले तो आप कुछ न करें। मौका इसीलिए मिलता है कि आपको कुछ करना होता है, आपको कहीं पहुंचना होता है, आपकी कहीं मंजिल होती है, फिर ही आपको पता चलता है। और ज़ाहिर अगर ये मेरा मौका एक दफ़ा मैंने ज़ाया कर दिया, वो भी किसी के कहने पे, यानी किसी ने, क्योंकि माशरा जो है ना वो बढ़ने नहीं देता। हमारा माशरा ऐसा है कि अगर कोई बढ़ता है तो उसकी टांगें खींची जाती है, हालांकि उसको सपोर्ट करने के बजाय। मगर आज सब वही लोग, वही सारे लोग जो मुझे कहते थे फ़लाना बुशरा का 2 यार है, फ़लाने के साथ सेट है, ये है वो है, लड़कियां सप्लाई करती है, ये करती है वो करती है, बहुत कुछ। ये अखबारी नुमाइंदों ने भी इल्ज़ाम लगवाए, सब ने लगाए, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं मिला। और आज वही लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, जिसमें वहाँ के चाहे समाजी कारकुन हैं, चाहे MN MPAs है, चाहे प्रेस वाले हैं, चाहे आम बंदा है, वहाँ वो सब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर निकले तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से जो है कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप की इज़्ज़त, मेरे भाइयों की इज़्ज़त या मेरी इज़्ज़त पे आँच आए। या मैं उल्टा लड़कियों को ये भी, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो हमारी मिसें थी, मिस खैरुन्निसा और मिस नईमा, मिस तगी, ये हमें पढ़ाने के अलावा कहानियाँ सुनाती थी, लेक्चर देती थी। तो वो हमारी शख्सियत को भी यानी कि निखारती थी। तो इसी तरह जब मैं लड़कियों के साथ फर्स्ट को जाते हैं, मीटिंग करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो हम भी लड़कियों को ये चीज़ें सिखाते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने अगर ये मौका दिया है, पहले तो चलो 3000 थी, इंसान ब्लैकमेल भी हो रहा था, हिरासा भी हो रहा था, अपनी ज़रूरतें कैसे भी पूरी, अब तो 50,000 से ऊपर तनख्वाह है। अब तो अल्लाह का शुक्र करें। और एक और ऐसी बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब जब मैं सेंटर पे बैठी होती हूँ, लड़कियाँ आती हैं तो उसका भाई, बाप या बेटा या शौहर, तो आज वही लोग, उनके घर वाले अफराद बाइक पे उनको छोड़ कर आते हैं और एक छोटी सी शॉपर देते हैं जिसमें मिनरल वाटर होता है और एक जूस होता है, और बड़े इज्जत से उसको कहते हैं कि जब
आप फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने घर बनाया जो कि मैंने अपने नाम लगाया है, और इसके अलावा जो है मैंने 1-2 प्लाट भी बनाए हैं जो कि मैंने अपने नाम लिए हैं, और मैंने 3 बच्चों की शादी भी की है। और इसके अलावा जो है अभी मैं जो हूँ ये सोच रही हूँ कि अपने पोते पोतियाँ जो हैं मेरी, उनको मैं कैसे, बच्चों को मैं समझाती हूँ कि पैसा ज़ाया ना करें, इनकी तालीम के लिए पैसा जो है वो आप लोग जमा करें। उनको प्लानिंग बताती हूँ मैं कि आप लोग प्लानिंग करें। जैसे हम कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे बंद करना, और एक ज़िंदगी गुजारने के लिए भी एक प्लानिंग बनानी चाहिए, जो कि अभी हम बना रहे हैं। और बच्चों को रोज़ाना बैठ के हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई अपने बेटा है या बेटी, इसकी तो बात होती नहीं है कि हमने बच्चों को आगे कैसे आगे पहुंचाना है, कैसे एक माशरे का पिलर बनाना है कि वो हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा इंसान बने। देखिए, जो उसके नसीब में पैसा होगा वो तो कहीं से भी कैसे भी उसको मिलेगा, सही रास्ते से भी या गलत रास्ते से, मगर एक अच्छा इंसान बनाना, ऐसा इंसान कि वो अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने पड़ोस, अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और वो 2007 से बीमार ही पड़े हुए थे और वो कमा नहीं सक रहे थे, तो ये चीज़ें सारी मैंने की खुद। मैं 9th क्लास में थी तो मेरी जब शादी हो गई, तो शादी क्या होती है मुझे नहीं पता था। और उस दौर में 86 के दौर में ना टीवी थी, ना टेप, ना रेडियो, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। तो मैं गुल्ली डंडा खेल रही थी तो मुझे बुलाया गया, बुशरा आ जाओ, तुम्हारा निकाह है। और मैं बड़ी खुशी से जाके नए कपड़े, नए जेवर वेवर पहन के तो मैं बैठ गई। तो उससे ये मसला हुआ कि मैं बहुत बीमार रहती थी। 15 दिन मैं बिस्तर पे पड़ती, ड्रिप्स लगती, इंजेक्शन लगती, फिर मैं उठती 15 दिन, तो बड़ी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजरी। और जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो हमें ये भी पता नहीं होता था कैसे प्रेगनेंसी हो गई। तो मैं अम्मी के पास जाके बैठ के रोने लग गई। 2 महीने मुझे मेंसेस नहीं आए। तो अम्मी, फिर झगड़ा हो गया दोनों ख़ानदानों में कि बच्ची को, मैंने अम्मी को कहा जाके, मैंने कहा अम्मी एक बात बताती हूँ, आपने बताना नहीं है किसी को। तो अम्मी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी मैं ना 2 महीने हो गए, मुझे ना मेंसेस नहीं आए, अब तो मुझे मेरा शौहर तलाक दे देगा। तो अम्मी रोने लग गई और 2 ख़ानदानों में झगड़ा हो गया कि बच्ची इतनी छोटी को शादी करवा दी कि उसको ये नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बस ये इतनी बुरी हालत होती थी। फिर डॉक्टर हमारे मोहम्मद आलिम खोसो, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो फिर डांटता था कि ऊँट के साथ बकरी बांधी, क्योंकि मेरा कज़न था और 16-17 साल मुझसे बड़ा था। तो बस फिर ये ज़िंदगी चलती रही। बताया कि फिर सिलाई करके बड़े क्राइसिस रहे मैंने 4 बच्चे पैदा किए, फिर दोबारा तालीम शुरू की। और जब मैंने इंटर की तो इंटर में मैं फ़र्स्ट पोजीशन भी आई, और इंजीनियर की मेरी बाकायदा एक डिमांड आ गई कि आप इंजीनियरिंग करें। मगर मेरे ससुर ने मुझे छुट्टी नहीं दी। बड़ा अरमान भी हुआ, फिर ये जॉब ली और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने फिर अपनी एक हसरत पूरी की कि मैंने जवानी में जब नौजवान बच्चों को देखती हूँ बड़ी खुश होती हूँ कि ये क्या इनकी फीलिंग्स होगी, क्योंकि जब नौजवानी का दौर आना था तो मेरी शादी हो गई, तो मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने बच्चों की सबकी शादी, मैंने 2-3 बच्चों की शादी की है, 5 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटों की शादी की। तो बेटों को मैंने कहा आप भरपूर जवानी जिए। फिर मैंने बेटी की शादी की कि मेरी हसरत थी कि मेरे बच्चे जवानी भी जिए। मगर इतनी तो, अब जब मैंने 4 बच्चे पैदा कर लिए, मैंने जॉब की है, उस वक़्त मेरी 21 साल एज थी। इवन जब मैंने बीएससी में करने गई, इम्तिहान देने गई, तो उन्होंने मुझे उठा दिया कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल सुखी सी और स्मार्ट सी थी मैं बिल्कुल। तो कहते नहीं आप बुशरा हैं ही नहीं और आप झूठ बोल रही हैं, यहाँ तो लिखा हुआ 4 बच्चे हैं, ये तो यकीन करें। उसी वक्त मैंने कॉल की, मेरे बच्चे आए, मेरा शौहर आया, NIC निकाह नामा आया, फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्स में बैठने दिया कि इतनी छोटी सी बच्ची, और कद भी मेरा इतना नहीं था, तो बिल्कुल मैं छोटी बच्ची लगती थी। तो फिर मैंने अपने बच्चों पे अपनी हसरत पूरी की कि उनको जवानी भरपूर, मैंने कहा खुशी से, अभी बच्चे मेरे खुश होते हैं। अच्छा किया अम्मी कि हमें ज़िंदगी में जो है हम, अब मैं, क्योंकि अभी मेरा तजर्बा भी ये हो गया,
अब वो बच्चे मैच्योर है, उनको रिश्तों का पता है कि बीवी क्या है, औलाद क्या है, माँ क्या है, बहन क्या है, मैच्योर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में 20 से 30 साल उम्र सही होती है इंसान की, उससे 18 साल से कम। फिर हम लोगों ने जब पढ़ा तो फिर बड़ी फीलिंग्स हुई, पता चला लोगों को, फिर अपनी मिसाल दे के बताते थे कि भाई 18 साल तक जो कुदरती इंसान के पूरे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो बच्चा पैदा करने वाले ऑर्गन्स है या इंसान की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कम से कम 18 साल में जाके मुकम्मल होता है। उससे पहले आप उसको यूज़ करेंगे तो जाहिर है बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी खुराक तो है नहीं, पता होता नहीं लोगों को कैसे करना है। जब शादी करनी होती है बेटे की तो सबको मिन्नतें करके मनाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मगर जब बहू घर आती है, प्रेग्नेंट होती है, फिर उस वक़्त उसका हम ख्याल नहीं करते। हालांकि वो बेचारी जब 20 साल, कम से कम 20 साल देखें या 18 साल, जितने भी साल अपना एक घर छोड़ छाड़ के एक मर्द के पास आके उसके अपने आप को उसके हवाले करती है, नए ख़ानदान में एडजस्ट होना एक बच्ची का, मैं समझती हूँ बड़ा पावरफुल काम है। आज भी अपने शौहर का नाम लेती हूँ तो डर लगता है मुझे। तो हम बट्टा सट्टा थे तो उधर मेरी भाभी पंगा करती तो इधर मुझे मार कुटाई होती थी। वो कभी कभी देखती हूँ नीले ठोंसे से नीली आंख हुई होती है और बच्चों को बताती हूँ। मगर मेरा बड़ा बेटा जब मेरा बड़ा बेटा थोड़ा होश में आया तो फिर वो आगे खड़ा हो जाता था। मगर आज अगर मेरा बेटा मेरी बहू को कहता है तो मैं पड़ जाती हूँ। वो बच्ची पराई अगर आई है अब हमारी है, ऐसे समझ ले, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे घर का हिस्सा है, हमारी खुशियाँ उससे हैं। वो हमारा घर संभाल रही है, बच्चे तुम लोगों के पैदा कर रही है, तुम लोगों को सुकून दे रही है, तुम लोगों के नखरे उठा रही है, हमारा घर संभाल रही है, हमारी इज्जत कर रही है। मेरी अपनी एक वर्कर है, अक्सर उसका मियाँ उसको बहुत जब आती रोती धोती और उसकी आँख सूजी होती या कोई खून निकला हो तो उनको बाकायदा बिठा के उनको जो है हम लोग ये सबक सिखाते हैं कि भाई जानवर थोड़ी है, आगे वाला इंसान है, आप भी इंसान है, आप उनको इंसान की तरह बात समझाएं। तो फिर वो उनके कभी सरदारों के पास है तो वहाँ हमारे सहूलत है वुमेन क्राइसिस सेंटर की, लीगल जो है फ्री ऑफ कास्ट हमें सपोर्ट किया जाता है। तो लड़कियों को उधर भेजती। अभी एक और ताज़ा वाक़या हुआ, मेरी एक वर्कर थी, उसको शौहर ने रोज़ा भी रखा हुआ था, वो घर भी उस बेचारी ने बनाया है, उसने अपनी इस नौकरी से घर बनाया जो हमें 2,10,000 मिले। कुछ वीसी हम लोग डालते हैं, बीसी डालते हैं 10 लाख की, 5 लाख की, वो जमा करके उसने प्लाट लिया, उसने घर लिया, थोड़े से पैसे उसके 3 लाख उसके भाई ने भी उसकी मदद की और मियाँ उसका थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, 10,000 महीने के कमाता है। अब वो उसने रोज़े से उसको कहा है कि वो ऑफिस आई है जल्दी जल्दी पैदल बेचारी, फिर वहाँ इसको फ़ोन किया दही लेती आना, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, शहर के बीचों बीच हमारा सेंटर है। तो वो दही लाना भूल गई है। वो जैसे घर आई है तो घर के बर्तन फेंक रहा है, उसको खूब मारा है और रोज़े के साथ वो उसको चढ़ा प्रेशर, वो छोड़ के घर वो मेरे घर आ गई। तो फिर अब मैंने बच्ची को बोला अब बताओ अब क्या करना है, ज़ाहिर है घर तो बसाना है मगर अब क्या करना है, अब तुम्हारे घर वाले परेशान तो बहुत है, पता किसी को नहीं। उन्होंने कहा या तो इसने खुदकशी कर ली या क्या हुआ क्या। फिर वो जब मैंने बैंक वाले उनके साथ हमारी है आना जाना, घर की दोस्ती वगैरह सारी है, तो मैंने फिर उसको फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ हैं आप? कह रहे वो ना मसला हो गया है, हम ना जा रहे हैं सारे कंदकोट। हाँ, मैंने कहा क्या मसला? कह रहा वो लड़की हमारी फ़लाँ जो है, नाम मैं नहीं लूँगी, कि फ़लाँ वर्कर जो है ना तुम्हारी वो हम पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा क्या हुआ था उसके साथ? कह रहा बस वो मर्द है, उसने हाथ उसको मारा ये। मैंने कहा फिर आप लोगों को कुछ नहीं कहते बेचारी आती तो है, फिर हम क्या करें? मैंने कहा घर आओ मेरे पास बैठी है। तो फिर वो आए घर, फिर मैंने उनसे शर्तें रखी, ये घर जो है लड़की के नाम लगाएगा और आइंदा अगर इसको हाथ लगाया तो हम इसको जेल में डलवाएंगे, नहीं तो मैं तो मान ही नहीं रही। लड़की ने जवाब दे दिया कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं बेजार हूँ अपनी, या मैं खुदकशी, क्योंकि लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि बाजी या मैं खुदकशी करूँ क्या करूँ। मैंने कहा मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा ये तो मर चुकी है तुम लोग, क्योंकि ये तो खुदकशी करने जा रही थी, ये तो इसका, क्योंकि पहले हमारी एक वर्कर ने इसी तरह खुदकशी की थी। तो फिर शर्त की, स्टाम्प पेपर लिया, शौहर आया, माफ़ी मांगी मेरे घर में, उसका भाई आया, उस शौहर का भाई 2 आए, इसका अपना भाई आया। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ये कितनी दफ़ा तुम्हारे पास आई है कि इसको शौहर ने मारा है?
कह रहा बहुत दफ़ा है। तो मैंने कहा तुम्हारा कज़न है, तुम मर्द हो, इसीलिए उसका साथ नहीं दिया। औरत समझ के हाँ उसका कसूर हो तो आपको शिकायत लगाए ना। मारना तो कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, किसी मज़हब ने नहीं लिखा, हमारा मज़हब तो सोच भी नहीं सकता। फिर बड़ी मुश्किल से वो सारी सेटिंग की, स्टाम्प पेपर लिया, उसी वक्त लड़की के नाम पे घर लगाया। अब माशाल्लाह वो बहुत खुश है, शौहर अब डर के मारे हाथ नहीं लगाता उसको। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि हम लोगों ने हल किए हैं और इस तरह करते हैं कि उनकी बदनामी भी न हो। ज़ाहिर है फिर मर्द के ख़ानदान वाले भी फिर वो पड़ जाते हैं ज़िद में, तो फिर हम इस तरह उसको डील करते हैं कि दोनों का घर बसे, ना उसको बेइज्जती महसूस हो ना उसको बेइज्जती महसूस हो। फिर ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं। जब से हम नाव कम्युनिटी से कंसल्ट हुए हैं और इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी मैडम फरहद परवीन साहिबा को कि हमें भी ये ट्रेनिंग दी जाए, तो उस ट्रेनिंग के बाद जितनी भी वर्कर्स ने ट्रेनिंग की है तो बहुत सारी एक चीज़ जो हमें पहले समझ नहीं आती थी, जिसको हम हिरासमेंट कहते हैं, तो वो हिरासमेंट का पता चला कि हिरासमेंट की कितनी शक्लें हैं। जैसे हमें कहा जाता था आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आज तो आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, या आप हमारे साथ चाय पिएं, या आप हमें लिफ्ट नहीं करवाती, या इस ऐसी चीज़ें करते 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 वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि सांगड़ में इतना बड़ा एक मसला इशू हो गया है, वर्कर्स को जो हिरासा किया जा रहा है। तो आज अगर ये एक सबूत है कि जब लड़की ट्रेंड हो जाती है, जब हम लोग किसी से कुछ सीखते हैं तो उससे हमारे अंदर एक शऊर पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है। ये सोच का ही नतीजा है कि सांगड़ की वर्कर जो है वो मीडिया पे आके जो उसने ये बात कहना, मेरे ख्याल में एक जुर्रत भी है, ये एक ट्रेनिंग का एक सबूत है कि ट्रेनिंग करने के बाद, पता होने के बाद इंसान बात करता है कि कह रही है कि आपको अफसर जो है नया है उसको पसंद आ चुकी हैं और आप उसके साथ नाइट गुजारें। तो ये ट्रेनिंग का ही नतीजा है। तो मैडम से मैंने बाद में और भी रिक्वेस्ट की थी कि मैडम सिंध के दूसरे इलाकों में भी चलें, जैसे सांगड़ हमारा रह गया है ट्रेनिंग के लिए, और थरपार का रह गया है, उमरकोट है, खैरपुर है, नवाबशाह है, सखर रहा हुआ है, कुछ की हुई है। तो ये ऐसी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में बहुत फ़ायदे हुए हैं और हमें पता चला है कि हमारा हक क्या है, हमारे साथ ज़्यादती क्या है। तो इसमें मेरे ख्याल में हमें बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। पहले हमें जो है इसी तरह हिरासा ब्लैकमेल किया जाता था। इसमें मैंने बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स को जो है वो आउट करवाया था प्रोग्राम से। वो पैसे रिश्वतखोरी के साथ साथ वो दूसरी डिमांड भी करते थे, वो दोस्ती की डिमांड करते थे। बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था, तनख्वाह बंद करके। हम लोगों ने उनको भी सज़ाएं दिलवाई। जब मैंने तहरीक शुरू की और मैं पूरे पाकिस्तान में जब गई तो हिरासमेंट की बहुत बुरी सज़ा ये दिलवाई कि उसको उसकी सीट से हटवा दिया। हमने उसका एक कश्मीर में पुतला जलाया था, एक हमने शिकारपुर में जलाया था, तो उसको उस सीट से हटवाया गया। और इसी तरह हमने सिंध के भी काफ़ी कोऑर्डिनेटर जो हैं वो उस पोस्ट से हटाए गए। पहले देखें हमें लोग जो है वो बुरी अल्फाज से पुकारते थे कि फारिग औरतें हैं, इनको और कोई काम नहीं है। जो भी गली में देखता था वो बड़े तंजिया उसमें हमें दोस्ती की ऑफ़र करता था, या कहता था हमें भी कतरे पिलाओ, हम भी आपके इश्क की बीमारी में मुब्तला हैं, या हमें बुरी औरतें समझा जाता था। तो इस तहरीक के बाद, इन चीज़ों का पता होने के बाद आज अगर आप देखें तो हम जब घरों में जाते हैं लोग बड़ी इज़्ज़त से हमें बिठाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो नौकरी है वो कब आ रही है, यानी लेडी हेल्थ वर्कर कब अपॉइंट हो रहे हैं। तो बड़ा फ़र्क पड़ा है उस टाइम और इस टाइम में ना, बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो जाहिर है जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे नहीं तो जालिम ताकतवर होता जाएगा, और जुल्म का पता आपको तब चलेगा जब कोई आपको उससे अवेयर करेगा। तो नाव कमेटी ने हमें बहुत कुछ बताया है। आप देखें पाकिस्तान में जितने भी NGOs हों, गवर्नमेंट साइड की जितनी भी पॉलिसियां बनती हैं, जितने भी काम अगर फील्ड तक पहुंचाने हो, जैसे अभी आयोडीन नमक का सिलसिला पहुंचाना हो तो हमारी वर्कर
न्यूट्रिशन का पहुंचाना हो हमारी वर्कर, टीबी डार्स का काम है हमारी वर्कर, वैक्सीनेशन है हमारी वर्कर, कोरोना है हमारी वर्कर, इलेक्शन है हमारी वर्कर। इवन अगर कोई प्रोग्राम बड़ा सियासतदान का करना है, कोई बड़ा जलसा करना है हमारी वर्कर। तो आप कौन सा काम है, डायरिया है, न्यूट्रिशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इवन मेट्रो बस की झंडियाँ लगानी है, वहाँ भी हमारी वर्कर जाके झंडियाँ लगाती है। तो कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। अब तो वो कल लड़कियां यही मुझे कह रही थी कि बाजी एक नालियां रह गई हैं कि वो भी ना गवर्नमेंट साढ़े को साफ करवाए। हालांकि वो भी किया हमने, वो इस तरह किया जैसे डेंगू का वायरस आया था या कोरोना का या पोलियो का, उसका भी नाली से सैंपल उठा के लाने का काम पंजाब में लिया गया था। और मैं आखिर में एक पैगाम दूंगी तमाम वालिदैन को कि अपने बच्चों को टाइम दें और कोशिश करें अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने घर वालों पे, अपने रिश्तों पे तवज्जो दें, जिससे आप लोग बहुत सुकून महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रास्ते हमवार करे तो आप भी लोगों के रास्ते हमवार करने की कोशिश किया करें। बहुत शुक्रिया।